नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार फिर से गोता लगा गया। तकलीफ की बात यह कि आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था जब संभलने का नाम नहीं ले रहा था मार्केट। ऊपर से कल है नवंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी, उससे पहले थोड़ा सरेंडर कर गया मार्केट। अब पिछले कुछ दिनों में तेजी पकड़ी थी, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में तेजी दिखती नहीं है। ये सिर्फ निफ्टी है जो रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब पहुंच गया था इस सीरीज में। मिड कैप स्टॉक्स के तो बुरे हाल हैं। अच्छा, अब क्यों गिरा है मार्केट, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में चढ़ के बंद हुए थे। ऐसा लगा था आज सेटअप देख के कि मार्केट तेज हो सकता है, क्योंकि 61 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी ऊपर बताया था कि जाएंगे। आज ओपन भी 26,122 के लेवल पे हो गए। अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी, 26,142 तक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद लेटर हाफ में एकाएक टूट गए और बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। 25,912 ये आज के दिन का लो लगा है। 25,959 के लेवल की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। 108 अंक गवा दिए, ऊपर ले जाकर पटक दिया। निफ्टी बैंक 32 अंकों की गिरावट के साथ 58,835 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 331 अंकों की गिरावट के साथ 84,900 के लेवल पे हुआ है बंद। मात्र 11 शेयर निफ्टी के चढ़ पाए, बाकी सब गिर गए। और ब्रॉडर मार्केट्स की हालत तो ऐसी टाइट हो रखी है, चढ़ने वालों की संख्या एनएससी पे 810, गिरने वालों की 2,315। बुरे हाल। अच्छा, निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था एसबीआई लाइफ 2.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और विप्रो। कुछ खरीदारी इन स्टॉक्स में देखने को मिली 1.25% से 1.5% की। लेकिन गिरने वालों की सूची ज्यादा, परसेंटेज के लिहाज से डेंट ज्यादा। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर रहा बीईएल 3.25% नीचे चला गया। मैक्स हेल्थ 2.25% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, इन स्टॉक्स में भी 2% से 2.25% की गिरावट आई। और एमएनएम भी आज टूटता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में बहुत इक्के दुक्के स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जहां पर कुछ शक्ति आएगी, जिसमें आरबीएनएल अब बताओ पहले ही पिटा हुआ है, तो निचले स्तर से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। आज 3.5% ऊपर रहा। फिर एनबीसीसी ये अच्छा चल गया, ऑर्डर इनफ्लो की खबर भी थी, 3.5% ऊपर चला गया ये स्टॉक। फिर केपीआईटी टेक 2.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर और एबी कैपिटल 2% ऊपर हुआ है बंद। लेकिन गिरने वालों में सम्मान कैपिटल अब लगातार गिरते चला जा रहा है, 4% ये नीचे आया। सीजी पार लगातार गिरते चला जा रहा है, 4% नीचे। प्रेस्टीज एस्टेट्स 3.25% नीचे। एचएल इस स्टॉक में तो आज गिरावट लगभग तय ही थी कि मार्केट में आज गिरावट ही देखने को मिलेगी एचएल में, क्योंकि जिस तरीके से दुबई में विमान क्रैश हुआ था उसके कारण अब जांच जो बैठेगी उसका फाइनल आउटकम क्या होगा, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 3% तो आज सरेंडर हो गया। वैसे जिन लेवल्स पे खोला था उससे ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया ये स्टॉक, तो देखते हैं संभल पाता है कि नहीं। एक्साइड 3% नीचे चला गया। मिड कैप गेनर्स में एक्यूटास का नंबर आया 10% ऊपर। आईटीआई सुबह सुबह चलना शुरू हुआ था, 9.5% चढ़ गया दिन के दौरान। ग्रेविटास 7.5% ऊपर, असाही इंडिया 7% ऊपर। और मिड कैप गेनर्स में हनीवेल ऑटोमेशन और टीडी पावर सिस्टम्स भी शामिल थे, 6.5% से 7% ऊपर चले गए। लूजर्स में स्पाइस जेट 8.5% क्रैश, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 8% क्रैश, पीडीएसएल 7.5% टूट गया, न्यूजन 7.5% नीचे आया। सीक्वेंट साइंटिफिक जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था अब सरेंडर कर रहा है, 7% नीचे चला गया। और कावेरी सीड भी 7% नीचे चला गया। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को सिर्फ एक जगह पसंद आई, वो थी आईटी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। उसमें भी टेक महिंद्रा सबसे तेज चला है 2.5% ऊपर। फिर विप्रो 1% ऊपर, परसिस्टेंट 1% ऊपर। एम्फेसिस और कोफोर्ज जैसे जो स्टॉक हैं इनमें हल्की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बाकी सब गिर गए, चौतरफा बिकवाली थी। रियल एस्टेट मिसाल के तौर पे बैंड बज गया। अनंत राज 7% नीचे, ब्रिगेड 3.5% टूटा, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी 2.25% से 3.25% क्रैश। मेटल्स क्रैश, जिसमें लॉयड्स मेटल 3% नीचे, वेल्सपन कॉर्प 2.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील और जेएसएल 1.5% से 2.25% नीचे। एफएमसीजी स्टॉक्स की हालत टाइट, जिसमें पतंजलि, इमामी, यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट नीचे। एनर्जी स्टॉक्स का बैंड बच गया। रिलायंस पार 5% नीचे, सीमेंस एनर्जीज के नतीजे आने वाले थे उससे पहले सरेंडर कर गया, 5% नीचे। सीजी पार 4% नीचे चला गया। जेपी पार, आईजीएल और अदानी पार भी 2.5% से 3.25% नीचे चले गए। सरकारी कंपनियां आज पिटी, जिसमें बीईएल, सतलुज जल विद्युत निगम, एनएचपीसी, कोची शिपयार्ड, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया सब नीचे चले गए 1% से 3.25%। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप्स में इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच में ना सेंसेक्स में बदलाव होंगे, 22 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, जिसमें एंट्री हो रही है इंडिगो की सेंसेक्स में, और जो बाहर निकल रहा है वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार की गिरावट को जस्टिफाई करने का तर्क कोई ना कोई तो सामने निकल के आता है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग। अब ये क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर सस्ती ब्याज पे पैसा आपको मिलता है तो आप उसका पैसा यूज करके किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही करते हैं और आमतौर पे जापान इसके लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जापान में लो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो वहां पर
से पैसा उठा के किसी और कंट्री में पैसा डालने के बाद जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलते हैं हम येन कैरी ट्रेड। लेकिन अगर इस ट्रेड की अनवाइंडिंग शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर येन मजबूत होना शुरू हो जाए या फिर अगर जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएं, तो फिर जापानीज मार्केट येन को और जापान में इंटरेस्ट रेट्स को, बॉन्ड्स को प्रेफर किया जाएगा। यानी कि जो पैसा आपने विदेशों में रखा हुआ है वो पैसा इंस्टीट्यूशन निकाल के अगर उन्होंने फिर से जापानीज करेंसी में स्विच करना शुरू किया या फिर अपना पैसा वापस बॉन्ड्स में, जापान के बॉन्ड्स में डालना शुरू किया, तो फिर ये येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग हो जाएगी। बस ये एक बहुत बड़ा डर है और बहुत बड़ा खतरा है इस समय मार्केट्स के लिए। इसी कारणवश आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से अमेरिकन मार्केट्स में बहुत बुरी तरीके से एकदम से सेल ऑफ आता हुआ नजर आया है। इंडियन मार्केट स्टेबल नहीं दिखती हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की पिटाई होनी शुरू हो गई है। इंडेक्स भले ही आपका रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे हो, लेकिन आप बाकी की मार्केट्स पे देखो, जैसे कि कॉस्पी लगातार टूट रहा है और भी अन्य मार्केट्स में गिरावट हमने आती देखी है। तो इस समय मार्केट स्टेबल नहीं है और एक मेन कारण ये जापान का येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग निकल के आई है। और इसको आप बार बार सुनेंगे, आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देखना, येन डॉलर के मुकाबले एकदम से तेज होता हुआ नजर आया है, मजबूत होता हुआ नजर आया है। और वहाँ पर जो नई प्रधानमंत्री आई हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स, लॉन्ग टेन्योर वाली जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वहाँ पर भी इजाफा देखने को मिला है। तो ये कारण बहुत सॉलिड बैठता है इस बार की बाजार की करेक्शन का, नहीं तो फिर समझना बहुत मुश्किल था बाजार की इस चाल को। बाजार में ट्रेडर्स की कोई भी खरीदारी इस समय नहीं दिखती है बहुत बड़ी वाली। मिड कैप स्टॉक्स में तो खासा तौर पे यहाँ पर बहुत तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, बहुत बुरी तरीके से गए हैं मिड कैप स्टॉक्स नीचे। अच्छा, अब कल नवंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी भी है, तो उसको भी देखना होगा। एक्सपायरी का प्रेशर आएगा अलग। अगर आपको रुकना होता तो 26,100 या उसी के आसपास 26,050 के आसपास रुक जाते। आपने वो लेवल्स जाते जाते तोड़ दिए और आप 26,000 के लेवल के नीचे आ गए, तो सरदर्द और बढ़ गया। शुक्रवार को जीडीपी के आंकड़े आने Q2 के भारत में, बहुत तगड़ा आंकड़ा आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बाजार ने उसको पचा लिया फिलहाल देखा जाए तो। यूएस में भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आंकड़े आने शुरू हो गए हैं पोस्ट दिस शटडाउन, जो वहाँ पर सरकारी शटडाउन हुआ था उसके बाद फिर अब आंकड़े आने शुरू हुए हैं। तो उसमें यूएस में अक्टूबर रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे कल और पीपीआई के आंकड़े आएंगे, जिसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और वहाँ पर फिर बुधवार को Q3 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स जिसको हम स्टडी करेंगे। और वैसे भी ये ट्रंकेटेड हफ्ता रहेगा यूएस के लिए, क्योंकि वहाँ पर थैंक्स गिविंग डे है गुरुवार को, तो गुरुवार को जल्दी छुट्टी हो जाएगी यूएस में और उसके बाद शुक्रवार को तो छुट्टी रहेगी। हमें अपने मार्केट से मतलब है, तो अभी 26,060 के लेवल के नीचे बुल्स की ताकत तो लगती नहीं है। और ये पीछे कुछ जो रैली बनी थी जिसमें बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत, इसकी वजह से एकदम से तेज़ी बननी शुरू हुई थी। तो अब ये जो मेन मुद्दा आ गया ना येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग होने का, ये अलग से प्रेशर डाल रहा है। और ग्लोबली किसी मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखता भी नहीं। अमेरिकन मार्केट ऊपर जाएंगे तो पिट जाएंगे, एशियन मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो पिट जाएंगे। हम डीकपल हो रखे थे पिछले कुछ दिनों में, हमारे मार्केट से बहुत ही अच्छी तेज़ी बनती चली जा रही थी। इन लेवल्स पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। तो रैशनल सोचिए, नीचे मिलेंगे स्टॉक्स, पता लग भी रहा है टूटने भी शुरू हो गए हैं, तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जोन्स के आसपास आके फिर से खरीदारी होगी, बहुत मौका मिलेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना, लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी का मौका आएगा। अगर स्टॉक्स नहीं लिए जा रहे तो सिस्टमैटिकली इंडेक्स फंड में भी खरीदारी करने के विकल्प हैं बाजार में, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन एक टुकड़े में एक मुश्त कुछ ना खरीदें, क्योंकि इस समय इंस्टीट्यूशंस को भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में बहुत दिक्कत आएगी अगर ये जो मैंने बताया येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का अगर ये प्रेशर अलग से आ गया तो। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,900, 25,840, 25,760। और देखते हैं कि कल ये 25,840 और 25,760 वाला लेवल बच पाता है कि नहीं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन्हीं जोन्स के आसपास से 25,850 के आसपास से पिछली बार एक रीबाउंड देखने को मिला था, तो बहुत सॉलिड लेवल है ये अगर बचा गए तो बचा गए, नहीं तो फिर तकलीफ और बढ़ जाएगी। और वैसे भी निफ्टी का क्या, निफ्टी तो ठीक है अपनी जगह, मिड कैप स्टॉक की तो पहली पिटाई होगी ना। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर 26,050 और 26,100, तो टफ टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है, समझ में आ रहा है। और बहुत सारे मार्केट्स में स्टॉक सरेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन ये मार्केट ऐसे ही करता है, हमारे मर्जी के मुताबिक तो चलता भी नहीं। तो इस समय थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है इंस्टीट्यूशंस को अपने पोर्टफोलियो में, और देखते हैं ओवर पीरियड टाइम ये भी नलीफाई हो जाएगी। बड़े बड़े हमने झटके देखे हैं मार्केट में, ये तो अभी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि अगर नैस्डैक इस महीने 6% से ज़्यादा टूटा हुआ, अगर हमारे मार्केट में कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो इसीलिए कहते हैं कि एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आपको वो अपने पोर्टफोलियो में पहले ही कैलकुलेट करके चलना है, ओवर लेवरेज पोजीशन नहीं बनानी। जितने आप बना सकते हैं उतनी बनाएं, उतनी ही ट्रेडिंग करें। नहीं तो अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो फिर सिस्टमैटिकली बेहतर वैल्यूएशन में फिर से स्टॉक्स में खरीदारी आएगी। फिलहाल थोड़ा मार्केट कॉशियस है और ट्रेडर्स थोड़े से हैं नर्वस।